So hello friends, welcome back to my YouTube channel Satyam Shivam. And I know that your exams are very close and I think almost 10 days to go. So will not take much of your precious time और इस छोटी सी वीडियो में you will gain a better confidence and no need to hesitate guys. Okay? So आपने डिस्क्रिप्शन पर देख ही लिया होगा कि today I am revealing my CA Foundation result. So चलते हैं अपनी वीडियो में. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिखा है. उसके बाद मैंने जुलाई 2021 में पास किया था, तो फाउंडेशन एग्जामिनेशन 2021. उसके बाद आपका नेम लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रोल नंबर होता है, एंड हियर इज़ माय फोटो. एंड आपके जो साइन आपने किए होंगे रजिस्टर करवाते समय वो है यहाँ पर. ये है रिजल्ट की डेट एंड हियर यू कैन सी दैट आई हैव पास्ड विद 252 मार्क्स. एंड यहाँ आपका एड्रेस होता है, ये इंस्टीट्यूट का लोगो है. तो अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल मार्क्स की. सो पेपर नंबर 1 में मेरे आए हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में 67. पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में 59. एंड बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में 55. एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में 71. तो अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. एंड मेरा पेपर छूट गया था, फिर भी जो है एग्जाम्शन मेरी आई है, बट इससे भी ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं बिकॉज अकाउंट्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड यू कैन ईजिली स्कोर इन दिस इफ़ यू हैव डन प्रैक्टिस. पर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ. एंड इफ़ यू हैव नॉट डन प्रैक्टिस, ओके, इट्स ओके. आपको वो 3 आवर्स जो है अच्छे से यूटिलाइज कर लेने हैं, उससे भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा. अगर मैं लॉ के पेपर की बात करूं तो इंग्लिश में जो है मेरा पेपर छूट गया था एंड मेरे जो ये मार्क्स हैं ऑलमोस्ट लॉ के ही हैं. फिर अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ था उस टाइम पे एंड बिल्कुल भी जो प्रिडिक्शंस होते हैं, एबीसी एनालिसिस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं था पेपर, इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम रही. फिर भी मुझे यही लगा था कि शायद ही मैं पास हो पाऊंगी. तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप नेक्स्ट पेपर में ना जाएं कि मैं तो पास ही नहीं होने वाला हूँ तो क्या फ़ायदा है. तो ऐसा नहीं करना है आपको. तो मैंने नेक्स्ट पेपर भी दिया एंड आप देख सकते हैं कि मेरे मैथ्स में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं एंड नेक्स्ट पेपर को भी मैंने बिगड़ने नहीं दिया है, जिसमें भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, जिससे मुझे टोटल को बढ़ाने में बड़ी हेल्प मिली है. तो ये थे. एंड अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम टिप्स दूंगी दैट आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो नाउ आई विल शेयर सम एग्ज़ाम टिप्स विद यू. सो फर्स्ट टिप तो यही रहेगी एंड इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि आपको पैनिक नहीं करना है. डोंट पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम्स. जितना आता है उतना लिखना स्टार्ट करो एंड यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग. आपको धीरे धीरे याद आने लग जाएगा. एंड डोंट इवन थिंक टू स्किप एनी एग्जाम. आपको स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है बिकॉज उस एग्जाम का सस्पेंस आपके दिमाग में रह ही जाएगा. फिर क्या फ़ायदा हुआ एग्जाम देने का. ओके. एंड अभी तो आपके फाउंडेशन में एग्जाम्शन नहीं होती है एंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल में तो एग्जाम्शन का भी क्राइटेरिया होता है, तो उसमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम आती है अगर आप ऐसे स्किप कर देते हो एग्जाम को. और एग्जाम्शन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आई विल मेक सेपरेट वीडियो. तो आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, सो आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दिस. एंड जो भी एग्ज़ाम टफ आता है, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जो भी एग्ज़ाम टफ आता है उसमें कम मार्क्स नहीं आते हैं बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं बोनस मार्क्स मिलते होते हैं, ईजी चेकिंग हो जाती है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है. पर प्रॉब्लम कहाँ आती है आपके नेक्स्ट एग्जाम में, जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस को लूज़ कर जाते हो एंड बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो उस पेपर पे, पहले वाले पे अटके रहते हो. तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है. जो हो गया उसको छोड़ दो, नेक्स्ट एग्जाम पर फोकस करो एंड उसको बेस्ट करने की कोशिश करो कि आपके एग्रीगेट में वो आपको हेल्प करे. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे मैथ्स के एग्जाम में मेरा बहुत टफ था पेपर एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, फिर भी 55 आ गए हैं. एंड अगर मैं चाहती तो इकोनॉमिक्स के पेपर को बिगाड़ सकती थी, ये सोच कर कि पता नहीं मैथ्स का क्या होगा एंड नेक्स्ट एग्जाम देने का फ़ायदा ही नहीं है बिकॉज अगर मैं पास ही नहीं होंगी, 40 मार्क्स ही नहीं ला पाऊंगी मैथ्स में, तो व्हाट इज़ द मैटर. लेकिन मैंने वो एग्ज़ाम दिया भी एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया ताकि मेरे एग्रीगेट बन सके. तो यू विल हैव टू डू द सेम. ओके. एंड अगर मैं बात करूँ आपकी, तो यही था टिप कि डोंट डिस्क्रिमिनेट विद योर नेक्स्ट पेपर. इट विल कॉस्ट 6 months टू यू. ओके. टेक ईच स्टेप प्रॉपरली. एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि 1.5 डे का जो रिवीजन है उसकी आपको स्ट्रेटेजी अपनी अलग से बना के रखनी होगी पहले से ही. अब आपके पास 10 दिन बाकी हैं, तो आप अच्छे से अपनी 1.5 की तैयारी कर लीजिए कि आपको उस दिन में कैसे रिवाइज करना है, कितनी बार रिवीजन होना चाहिए, क्या क्या करना है.
एंड उसके लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप सेपरेटली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ईच सब्जेक्ट की बना दूंगी वीडियोस कि आपको 1.5 में कैसे रिवीजन करना है। तो मैं कुछ एग्जाम टिप्स बता रही हूँ आपको, जो कि आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी हेल्प करेंगी। जैसे कि वर्किंग नोट की अगर हम बात कर ले तो अकाउंट्स में वर्किंग नोट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर मेन आंसर। तो वर्किंग नोट का बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये 67 जो मार्क्स आए हैं, मैंने आपको बता दिया है कि मेरा पेपर छूट गया था एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे आ सकते थे, पर वो नहीं आए क्योंकि मेरा पेपर छूट गया था। पर मैंने जितना किया द बेस्ट किया, वर्किंग नोट्स अच्छे से प्रॉपरली बनाए थे, सो इसीलिए मैं एग्जाम्पशन ला पाई हूँ। और एग्जाम्पशन आप लोग भी बहुत ही ईजीली गेन कर सकते हैं अगर आप इन कुछ एग्जाम टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो। और अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ कि आपको अंडरलाइन करने रहते हैं कीवर्ड्स, तो ये कीवर्ड्स क्या हैं? अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो आपका जो कंक्लूडिंग आंसर होता है, लास्ट में आंसर आता है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, उसको आप बॉक्स में क्लोज कर सकते हैं, तो इट विल शो यू अ गुड प्रेजेंटेशन। एंड अगर थ्योरी की बात की जाए तो सेक्शन नंबर, अगर सेक्शन नंबर की मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सेक्शन नंबर याद करना है या नहीं। सेक्शन नंबर आपके लेवल पे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है याद करना, एंड स्पेशली दोज हु आर जस्ट वांट टू पास। तो आपको अपने कंसेप्ट्स पर ग्रिप बनानी होगी, उनका ध्यान रखना होगा, ना कि सेक्शन नंबर को रटने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। ओके, तो सेक्शन नंबर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सेक्शन नंबर आप लिखते हैं तो थोड़े बहुत आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ तो स्टडी मटेरियल में से आपको कोई भी वर्ड ऐसा लगता है कि मैंने ये वर्ड बहुत ही मुश्किल से याद किया है एंड एज इट इज़ लिखा है स्टडी मटेरियल में से, तो उसको आप ज़रूर हाईलाइट करके आइए और एग्जामिनर को दिखाइए कि यही मैंने बहुत अच्छे से याद किया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एग्जामिनर को आप दिखाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर की बात करूँ तो क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना चाहिए, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना चाहिए हर क्वेश्चन को। पूरा पेज खाली रहता है, एक पेज पे 2-3 लाइन ही लिखी हैं, डजंट मैटर। ओके, आप उस चीज़ के एग्जामिनर्स को पहले ही जो है फीस भर चुके हो, तो उसके आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको नेक्स्ट पेज से ही नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एंड डू द ऑल पार्ट्स टुगेदर ऑफ वन क्वेश्चन। ओके, आप उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे ए लिख दिया, फिर सी कर दिया, फिर बी कर दिया, फिर डी कर दिया, बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर दिया एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सी कर दिया। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एग्जामिनर, एंड अगर आप एग्जामिनर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो ऑलमोस्ट वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही ऑफकोर्स। तो बहुत ही अच्छे से आपको पेपर प्रेजेंटेशन करनी है, एंड जब आप एक अच्छे से इसको करते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो वो बहुत ही प्रॉपर दिखता है। और अब मैं आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात की बात कर लूँ तो आपके 15 मिनट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 15 मिनट्स पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 में मिलते हैं, बिकॉज वो डिस्क्रिप्टिव रहता है तो उसमें चाहिए होते हैं ये, तो उसमें आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। जबकि पेपर नंबर 3 एंड 4 जो कि MCQ रहने वाले हैं, उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा 15 मिनट्स नहीं मिलने वाले हैं टू रीड द क्वेश्चन पेपर। अब मैं पेपर नंबर 1 और 2 की बात करूँ तो 15 मिनट्स को बहुत ही अच्छे से यूज़ कीजिए, वही डिसाइड करेंगे कि आप कैसे परफॉर्म करने वाले हैं अपने नेक्स्ट 3 आवर्स में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर लें। अब उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है कि आप ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए कि कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। द बेस्ट क्वेश्चन यू नो, उसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, उसके बाद उससे लीस्ट आपको जो आता है वो लिखेंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपके जो भी बेस्ट पार्ट हैं वो आप बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर चुके होंगे, एंड बहुत सारा टाइम आपके लिए बच जाएगा जो कि आपको नहीं आता है। अब आप बोलेंगे कि जो हमें नहीं आता है उसके लिए हम इतना सारा टाइम बचाकर करें ही क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आपको बिल्कुल नहीं आता, उसके आस पास का आपको ऑफकोर्स आता होगा। आप सोचिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, कुछ भी आ रहा है दिमाग में ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि ICI से ऐसा हो ही जाता है, बिकॉज ह्यूमन एरर है, तो ICI से क्वेश्चन में गलती हो जाती है, एंड उन क्वेश्चंस में वो बोनस मार्क्स देते हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। ऑफकोर्स यस, अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो आप अटेम्प्ट तो कीजिए। आपको नहीं आता है तो क्या पता वो क्वेश्चन ही गलत हो, तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपको बोनस मार्क्स की उम्मीद रहेगी। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करके आएंगे तो भूल जाइएगा बोनस मार्क्स को। तो ये है, अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर, ये 15 मिनट्स में आपकी तैयारी बता रही हूँ मैं कि 15 मिनट्स में आपको क्या करना है। 15 मिनट्स आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो बाकी के 3 आवर्स बहुत ही शांति से आप पेपर कर पाएंगे एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। ओके, तो यही वीडियोस थी, एंड इफ़ यू विल फॉलो दिस इट विल श्योरली इंक्रीज योर मार्क्स। एंड ये वीडियो इस तरह का है कि आप जो है एग्जाम में जा रहे हैं तो उस टाइम भी आप फटाफट से इसको 2x की स्पीड में देख सकते हैं, ताकि वो कंसेप्ट, वो चीज़ें आपके दिमाग में रहे कि आपको करना क्या है। So thanks for watching the video and do like, share and subscribe the channel. Thank you.